हर सामाजिक कार्यकर्ता की यही नियति होती है कि उसे नेता बनना होता है। तो क्या आप भी सामाजिक कार्यकर्ता इसीलिए बने थे क्या कि आगे जब थोड़ा और नाम बढ़ेगा तो हम नेता बन जाएंगे, विधायक बनेंगे? देश की राजनीति को पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया है। मैं जिम्मेदारी से कैप्चर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता होने के नाते मेरा मानना है कि मैं पहले भी पॉलिटिक्स कर रहा था। मेरा मानना है कि मैं पहले भी उन इश्यूज को हाईलाइट कर रहा था और अब मैं पार्टी के जरिए ये काम कर रहा हूँ। कांग्रेस के साथ काम करते हुए आपको क्या लग रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो आपके युवा हल्ला बोल, जो आपका मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य रोजगार की बात करना, युवाओं की बात करना, उसके साथ खड़ी हुई है? अभी कुछ कहना प्रीमेच्योर होगा क्योंकि वो प्रक्रिया चल रही है। फिर भी आपको क्या लगता है कि बिहार में इस तरह के नतीजे क्यों? क्या सीट बंटवारे में किसी भी तरीके का जातीय समीकरण फेल हुआ है? ये जो चुनाव आयोग की बेईमान भूमिका रही है बिहार के चुनाव में, उसने सबसे ज़्यादा इलेक्शन रिजल्ट्स को प्रभावित किया है। सारी चीज़ें हैं, चुनाव आयोग मिला हुआ है, पैसे बांटे गए, सब चीज़ें आपको पता हैं, इसके बाद क्या? नहीं, हम संघर्ष करेंगे इसके खिलाफ। विपक्ष जब सड़क पे होता है तो फिर वो हमारी नज़र के सामने जो नैरेटिव है उसमें नहीं आने दिया जाता। मैं आपके बिना सवाल किए कह रहा हूँ, इस देश में अगर इस समय बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन नहीं खड़ा हुआ है तो इस देश की विपक्ष, जिनकी नौकरी है उनको नौकरी जाने का डर है, जो प्राइवेट जॉब में है उनकी भी नौकरी जाने का उनको डर है, जो फिल्म बना रहे हैं उनको भी डर है, जो प्रोफेसर हैं उनको भी डर है, जो व्यापारी हैं उनको भी डर है, और जिनको आप टीचर कहते हैं कई बार। नहीं, मैं तो कोचिंग माफिया कहता हूँ। आपको टिकट मिलता है सुपौल से, फिर आप कहते हैं ऐसा कि कैंपेन चलता है, कई स्क्रीनशॉट्स आते हैं जिसमें आप प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से रिलेटेड आपके विवादास्पद ट्वीट्स वायरल होते हैं। आप कहते हैं कुछ एक उसमें से फेक थे, लेकिन कुछ एक तो सही भी रहा होगा ना स्क्रीनशॉट जो है। तो क्या राहुल गांधी से बात हुई? ये जो कैंपेन चलाने वाले लोग थे कौन थे, किनका डिसीजन था ये? हमारे देश की राजनीति की एक बड़ी समस्या भी ये रही है, काबिल से काबिल लोग, अच्छे से अच्छे लोग अपनी राजनीति से ज़्यादा कई बार अपने बैनर को महत्व देने लग जाते हैं। तो जब आपका सुपौल से टिकट कैंसिल किया गया, आप निर्दलीय क्यों नहीं लड़े? नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य। विराजमान नजर आ रहे होंगे हेमंत यादव, साथी पत्रकार हमारे, और हम दोनों को साथ में देख करके आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा शो है। जी हाँ, द चैट रूम एक बार फिर से आपके सामने है। मुझे पता है आपकी नाराजगी होगी कि अरे यार ये एपिसोड इतना देर से क्यों आया, तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन यकीन मानिए आज जो हमारे गेस्ट हैं और जो बातचीत होने वाली है उसे सुन करके, देख करके आप हमारी इस गलती को माफ कर देंगे। आज हमारे गेस्ट हैं अनुपम जी, जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं, लीडर हैं, बिहार की राजनीति में बड़ा नाम है, युवा हल्ला बोल के ये नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है। यहाँ पे आने में कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं हुई ना? धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शुरू में प्लेजेंट्रीज देनी पड़ती, तुरंत ऐसे क्वेश्चन करना ना ठीक नहीं रहता है। तो सर, आप लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे, अब आप राजनीति में भी हैं, तो एक सवाल उठता है कि हर सामाजिक कार्यकर्ता की यही नियति होती है कि उसे नेता बनना होता है। तो क्या आप भी सामाजिक कार्यकर्ता इसीलिए बने थे क्या कि आगे जब थोड़ा और नाम बढ़ेगा तो हम नेता बन जाएंगे, विधायक बनेंगे, ऐसा कुछ रहा है क्या? अच्छा, आप सामाजिक कार्यकर्ता को नेता मानने को तैयार क्यों नहीं है? सवाल तो ये है कि जो सामाजिक, नहीं, आप जिसको, आपके सवाल में एक अंतर्निहित जो भावना है वो ये है कि आप नेता उसी को मानते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता ना हो और किसी पार्टी में आ जाए, है ना? समस्या तो यहीं से शुरू हो रही है। आप सामाजिक कार्यकर्ताओं को नेता मान लीजिए। हो सकता है कि बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो दलों से दूर रह के भी राजनीति करते रहें, दलों से दूर होकर भी। फिर इसमें भी एक इम्प्लिसिट मीनिंग है, अंतर्निहित अर्थ है। वो ये है कि राजनीति सिर्फ राजनीतिक दल नहीं करते हैं। तो जब मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं था तो भी पॉलिटिक्स कर रहा था। अच्छा, आपके सवाल में फिर से वो बात थी कि आप उस वक्त पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, इसका मतलब ये सब इम्प्लिसिट मीनिंग है आपके प्रश्न में जो था और जिसको दर्शक समझ रहे होंगे। ये क्वेश्चन ट्विटर पे मैंने देखा है, आप पे लोग कमेंट करते हैं, हालांकि नेचुरली करेंगे। देखिए, इसलिए करते हैं, इसमें लोगों का दोष नहीं है। दोष ये है कि हम लोगों ने अपने देश में राजनीति को सीमित कर दिया है राजनीतिक दलों तक। देश की राजनीति को पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया है। मैं जिम्मेदारी से कैप्चर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता होने के नाते, नेता कोट अनकोट जिसको आप कहते हैं, उसके नाते कह रहा हूँ। मेरा लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि पार्टियां
ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स करती हैं, पावर पॉलिटिक्स करती है, सत्ता में आने का प्रयास करती हैं, लेकिन मुझे राजनीति करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना पड़े। मैंने जितने वर्षों तक युवा हल्ला बोल आंदोलन के जरिए काम किया है, उस काम को मैं राजनीतिक काम ही मानता हूँ। उस समय भी मुझे कई ऐसे मौके याद हैं, और मुझे जो लंबे समय से जानते हैं उनको भी ये ध्यान होगा, याद होगा, कई मंचों पे जब लोग उत्साहित होकर आके कहते थे कि मैं तो अनुपम जी का साथ इसलिए देता हूँ क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। जब मैं युवा हल्ला बोल में काम कर रहा था, मैं मंच पे उनको करेक्ट करता था, मैं कहता था कि मैं कर रहा हूँ पॉलिटिक्स। तो इन सभी बातों में जो मैंने कहा ना, जो इम्प्लिसिट मीनिंग ये है कि पॉलिटिक्स कोई खराब चीज़ है, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम आपका साथ दे रहे हैं, और पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं, आप पार्टी के मेंबर है तभी आप राजनीति कर रहे हैं, पार्टी के मेंबर नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मैं पहले भी पॉलिटिक्स कर रहा था, मेरा मानना है कि मैं पहले भी उन इश्यूज को हाईलाइट कर रहा था, और अब मैं पार्टी के जरिए ये काम कर रहा हूँ। तो फिर पार्टी क्यों ज्वाइन करनी पड़ी अगर आप राजनीति कैसे भी कर सकते हैं? ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखिए, इसका मैं दो तरीकों से इस प्रश्न का जवाब दूंगा। एक व्यक्तिगत मेरे दायरे से, मेरे माध्यम से, और दूसरा जनरल प्रिंसिपल को लेकर। देखिए, हम में से कई लोगों को इस बात से प्राइमा फेसी दिक्कत होती है कि यह आदमी इतने दिनों से आंदोलन कर रहा था, सामाजिक काम कर रहा था, ये पार्टी में आ गया या ये चुनाव लड़ रहा है, तो ये तो मतलब चुनाव का ही चक्कर था बाबू भाई, है ना? है ना, वही मामला लगता है। तो मैं तो सबसे पहले जिस बात को करेक्ट करना चाहता हूँ वो ये कि अगर आंदोलन करने वाले लोग, अगर संघर्ष करने वाले लोग, अगर जो सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, वो मुख्य धारा की राजनीति में नहीं आएंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सत्ता में नहीं आएंगे, तो कौन आएगा? ज़रा सोचिए। एक प्रश्न आपके माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों के सामने छोड़ रहा हूँ, कोई ना कोई तो आएगा ना। ये जिसको आप राजनीति कह रहे हैं, जिसको आप नेतागिरी कह रहे हैं बिल्कुल ठेठ भाषा में, कोई ना कोई तो करेगा ना। कौन करेगा? सर, 6 साल पहले आपने पॉलिटिक्स को इंटरव्यू दिया था और आपसे एक प्रश्न किया गया था कि आप प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ। तब शायद आपने मना किया था कि आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएंगे, अपने आंदोलन के जरिए ही आप अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएंगे। हाँ। उसके बाद आप स्वराज इंडिया के साथ काम करते हैं, फिर आम आदमी पार्टी के साथ भी काम करते हैं, अभी फिलहाल आप कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के साथ काम करते हुए आपको क्या लग रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो आपके युवा हल्ला बोल, जो आपका मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य रोजगार की बात करना, युवाओं की बात करना, उसके साथ खड़ी हुई है? देखिए, एक बड़ा कारण, और फिर आपके प्रश्न का और इनके प्रश्न का मैं मिलान करके एक ही जवाब दे देता हूँ कि एक बड़ा कारण कांग्रेस में आने का ये भी है कि जिन इश्यूज़ पे युवा हल्ला बोल के जरिए मैं काम कर रहा था, उन इश्यूज़ को उसी ताकत से, उसी कन्विक्शन के साथ किसी पार्टी ने, और विशेष तौर पे किसी लीडर ने, तो वो राहुल जी हैं, जिन्होंने उन सवालों को गंभीरता से लिया, उस पर हर चुनाव में उसको अभियान बनाने का प्रयास किया, विमर्श को उस पर लाने का प्रयास किया। तो मुझे लगा कि ये पार्टी है जो ये इशू तक की बात है कि उन इश्यूज़ को हाईलाइट कर रही है, उसके लिए लड़ रही है, उसके लिए कुछ समाधान दे रही है। जैसे बिहार इलेक्शन में बेरोजगारी का मुद्दा इतनी मुखर रूप से उठाया गया था, या फिर बेरोजगारी के मुद्दे को दबा दिया गया या दब गया वो चुनाव यात्रा, वोट अधिकार यात्रा की? नहीं, देखिए, आप वोट अधिकार यात्रा की तो बात कर रहे हैं, और उसमें बेरोजगारी की बात भी की गई थी। उस वोट अधिकार यात्रा में मैं भी था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहा था, और उसके अलावा भी हमने एक यात्रा की थी, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा। वो तो शुद्ध रूप से बेरोजगारी पलायन को लेकर ही था। कांग्रेस पार्टी का, महागठबंधन का लगातार प्रयास रहा कि हम बेरोजगारी को मुद्दा बनाएं, पलायन को मुद्दा बनाएं, और हमारे तरफ से मुद्दे को जितना उभारने की कोशिश की जा सकती थी वो हम कर रहे थे। ये आप कह सकते हैं कि क्या और हो सकता था जी। क्या ये विमर्श और गहरा सकता था? मुझे लगता है और हो सकता था। मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि बिहार, अगर बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है तो बिहार उसकी राजधानी है। अगर मजबूरी का पलायन, जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, वो बहुत बड़ी पीड़ा है अगर कई गरीब परिवारों के लिए, कई मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, तो फिर बिहार इज़ दी नेशनल कैपिटल उसका। तो बिहार के चुनाव में तो जितना ज़्यादा उस पर
विमर्श होना चाहिए था, हो सकता है कि उतना ना रहा हो। इससे ज़्यादा होता तो मुझे और खुशी होती, व्यक्तिगत रूप से भी खुशी होती। लेकिन मुझे इसको लेकर कम से कम अपनी पार्टी से शिकायत नहीं है कि हमने वो बात नहीं कही, हमने वो बात नहीं बोला। हमने तो पूरे चुनाव को ही उस पर लाने का प्रयास किया। अच्छा, बिहार में क्योंकि जो नतीजे आए, आमतौर पे यही होता है कि हार के बाद से पार्टियां चिंतन करती हैं, मनन करती हैं, कहाँ गलती हुई है, क्या हुआ है, अगले ने ऐसा क्या किया कि जनता ने उनको ज्यादा सुना, हमें कम सुना, और जिस पे वोट मिला नहीं मिला। तो बिहार चुनाव में जो हार हुई और जितने बुरे तरीके से हुई है, क्या कांग्रेस, स्पेशली मैं इंडिया गठबंधन की नहीं बात कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी में क्या चिंतन मनन हुआ और क्या सीख मिली है जो अभी, क्योंकि सबसे रिसेंट यही इलेक्शंस रहे हैं? देखिए, अभी वो चिंतन की प्रक्रिया चल रही है, अभी मंथन हो रहा है, समीक्षा बैठकें भी हो रही हैं और वो हर स्तर पे हो रही है। तो सीख तो इस प्रक्रिया के समापन पर ही हम लोग कह पाएंगे कि हम क्या सीखे हैं और क्या कमियां रही, क्योंकि एक कलेक्टिव प्रोसेस है। कांग्रेस एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी है जिसमें कई लेयर्स पे, कई स्तर पे कई चीज़ें होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति आके कुछ कह दे और वो कांग्रेस की लाइन हो जाती है पूरी तरह से। तो उस प्रक्रिया के जरिए हमें पता चलेगा। अभी कुछ कहना प्रीमेच्योर होगा क्योंकि वो प्रक्रिया चल रही है। फिर भी आपको क्या लगता है कि बिहार में इस तरह के नतीजे क्यों आए? क्या सीट बंटवारे में किसी भी तरीके का जातीय समीकरण फेल हुआ है? देखिए, इस सवाल का जवाब तो समीक्षा के बाद पता चलेगा। जो सीट बंटवारे वाली बात आपने कही है, जो मैं अभी कह सकता हूँ बिना मंथन या बिना समीक्षा के निष्कर्ष को देखे हुए, जो मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ, वो ये है कि मुझे लगता है कि ये जो 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए और बड़ी संख्या में बांटे गए, हर विधानसभा क्षेत्र में 50,000, 60,000 परिवारों को, महिलाओं को मतलब परिवारों को 10-10 हज़ार रुपये सीधे अकाउंट में दिए गए। आप ज़रा ये सोचिए, चुनाव आयोग और पूरा जो तंत्र होता है, इलेक्शन मशीनरी, उसका प्रमुख काम किसी भी इलेक्शन के दौरान क्या होता है? वोटिंग पोलिंग से 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले ये होता है कि भाई ऐसे प्रत्याशी को पकड़ो जो 500,000 रुपया बांट रहा होगा किसी गली मोहल्ले में घूम घूम के। क्योंकि सबको पता है कि पैसे का इन्फ्लुएंस क्या होता है चुनाव पे। और हम जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव में कैंडिडेट्स जो होते हैं वो करते हैं भाई 1,000, 500, 2,000 बांट के जो है सो प्रभावित करते हैं। वो अपनी जेब से वो पैसा लगा रहे होते हैं। वो अलग बात है कि चुनाव जीतने के बाद वो जो है सो वो उसी से ले लेते हैं, पब्लिक से ही ले लेते हैं, लेकिन अपनी जेब से तत्काल लगा रहे होते हैं पैसा। उसको तो हमारा सिस्टम रोकने का प्रयास करता है, सजा देने का प्रयास करता है। लेकिन जो लीगल रूप से सरकार की घोषणा के बाद और बिल्कुल चुनाव के बीच में 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में जब जब वोटिंग हो रही है उससे ठीक पहले आप सीधा 10,000 रुपया किसी को दे रहे हैं, इससे ज्यादा पक्षपात चुनाव आयोग क्या कर सकता है? वो तो अगले चुनाव में भी करेंगे। ये पक्षपात जो है, इसका अर्थ सीधा ये है कि बिहार चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन था वो कोई निष्पक्ष आयोग की तरह काम नहीं कर रहा था। वो खुद पार्टी बनी हुई थी। मैं सच में उनको लग रहा था, नहीं, आपका जो सवाल है उसका आप सुन लीजिए जवाब। उनको ये लग रहा था कि ये जो एनडीए है ये हमारा दल है और चुनाव आयोग और एनडीए मिलकर महागठबंधन से लड़ रहे हैं। तो एक बात जो मैं अभी दावे से कह सकता हूं, अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूं और बिना समीक्षा, सामूहिक समीक्षा के निष्कर्ष को देखे हुए कह सकता हूं कि ये जो चुनाव आयोग की बेईमान भूमिका रही है बिहार के चुनाव में, उसने सबसे ज्यादा इलेक्शन रिजल्ट्स को प्रभावित किया है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी ने प्रभावित किया है, और कई कारण होंगे। वो सारे कारण धीरे धीरे छान, लेकिन एक बड़ा कारण तो है, एक बड़ा कारण, इतनी बड़ी हार नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सच में यही जानना चाहता हूँ। सारी चीज़ें हैं, चुनाव आयोग मिला हुआ है, पैसे बांटे गए, सब चीज़ें आपको पता हैं। इसके बाद क्या? अगले चुनावों में भी वो यही करेंगे। आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है इससे? कैसे आप? नहीं, हम संघर्ष करेंगे इसके खिलाफ। देखिए, समझिए क्या है, चुनाव आयोग ने ये काम किया, बिल्कुल वाजिब आपका प्रश्न है कि ये तो फिर अगर ऐसे किया तो फिर करेंगे बाद में, उसके बाद भी करेंगे। तो हमें करना क्या है कि आप एक ना HR प्रिंसिपल होता है, वाई एनालिसिस करते हैं। 5 बार वाई पूछेंगे ना तो आप समस्या की जड़ में पहुंच जाएंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि चुनाव आयुक्त जो है वो है ज्ञानेश कुमार। क्यों है ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त? मतलब ज्ञानेश कुमार के नाम से दिक्कत नहीं है, वो व्यक्ति जिस प्रक्रिया से चुन कर आए हैं उस प्रक्रिया से दिक्कत है। उस प्रक्रिया से ज्ञानेश की जगह कोई मंगेश आ जाए वो भी यही काम करेगा। तो हमारा तो कोई जमीन का झगड़ा ज्ञानेश जी से है नहीं, वो चले जाएंगे, कोई दूसरे आएंगे। लेकिन वो किस प्रक्रिया से आ रहे हैं? जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता
3 लोग मिलके मेजॉरिटी से फैसला ले रहे हैं कि चुनाव आयुक्त किसको बनना चाहिए। हम तीनों बैठे हुए हैं, मान लीजिए 2 लोग पॉलिटिक्स के हैं और एक इंडिपेंडेंट आदमी है, और हमें कोई ऐसा फैसला लेना है जिसमें पॉलिटिक्स के बिजनेस पे असर पड़ सकता है, हम तीनों को मिलकर लेना है, मान लीजिए। तो इसमें क्या देखने की भी जरूरत पड़ेगी कि किस प्रस्ताव पे क्या वोट होगा। वो साफ जाहिर है, लेकिन जब सीजीआई को इसमें इंक्लूड किया गया था कि सीजीआई भी बैठेंगे, और उसके बाद एक बिल आया, उसके बाद सीजीआई को हटा दिया गया। समस्या यही है कि विपक्ष ग्राउंड पर कहीं दिखता नहीं है। जब ये बिल आया था और सीजीआई को हटा दिया गया, तब विपक्ष की तरफ से कोई बहुत मुखर विरोध इसका नहीं किया गया, कोई सड़कों पे नहीं आया। अब उसके बाद आप जो दलील दे रहे हैं कि 3 लोग बैठे हैं, उसमें से 2 तो सत्ता पक्ष के हैं, तो जाहिर सी बात है 2-1 भी हो जाएगा, तब भी जो 2 लोग हैं सत्ता पक्ष के, वो जिससे चाहेंगे उसको बना देंगे। तो समस्या क्या आपको ये लगती है कितना विरोध किया जाना चाहिए था, और ऐसे कई मौके आए होंगे कि जब विरोध होना चाहिए था नहीं हो पाया। ये मैं कई बार सुनता हूँ, कई विषयों पे सुनता हूँ कि विपक्ष सड़क पे नहीं आया, और मैंने कम से कम जब मैं किसी दल में नहीं था उस वक्त भी मुझे लगता है कि जो विपक्ष सड़क पे होता है वो शायद हम लोग रजिस्टर ही नहीं करते हैं। आप ज़रा ये, क्योंकि आप डेटा पे और इस पे काम करते हैं, ठीक है ना, तो चुनावी प्रक्रिया में धांधली बेईमानी को लेकर क्या विपक्ष कभी सड़क पे नहीं आया है? ये गारंटी लेकर एक बार उसके बाद ये सवाल मुझसे पूछिएगा। विपक्ष सड़क पर ही है, संसद में तो बोलने नहीं दिया जा रहा है, अदालतों में क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं, मीडिया में क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। विपक्ष है कहाँ? सड़क पर ही है विपक्ष, हर स्तर पे है। विपक्ष के टॉप मोस्ट लीडर से लेके बिल्कुल निचले स्तर के लोग तक हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। जब हम कहते हैं दिखाई नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। मीडिया, आपने बोला नहीं कि विपक्ष दिखाई नहीं देता कहीं, बहुत लोग पूछते हैं कैसे दिखाई देगा भाई। मतलब अब जैसे बड़ा सिंपल सा बात है ना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, दिन रात हम लोग सुनते थे कि विदर्भ में इतने किसानों ने खुदकुशी कर ली, मराठवाड़ा में इतने किसानों ने खुदकुशी कर ली, बुंदेलखंड में ये हो गया। तो कैसे पता चलता था? देश में किसानों की आत्महत्या की जानकारी जो है, आप तो घूम के, मैं नागरिक के तौर पे घूमकर तो नहीं गिन रहे थे। एक इंस्टीट्यूशन है जिसके जरिए लोगों को पता चल रहा था। एक इंस्टीट्यूशन था CAG, जिसने पता नहीं क्या क्या कह दिया, पूरे देश को पता चल गया। हुआ ना वो सारी चीजें। आज अगर वो इंस्टीट्यूशन, वो मीडिया का इंस्टीट्यूशन आपको वो जानकारी नहीं देगा, तो अब हम तो मराठवाड़ा और बुंदेलखंड घूम कर नहीं ना बता देंगे एक नागरिक के तौर पे कि किसान बहुत खुदकुशी कर रहे हैं, युवा बेरोजगारी के कारण बहुत खुदकुशी कर रहे हैं। विपक्ष जब सड़क पे होता है तो फिर वो हमारी नज़र के सामने जो नैरेटिव है उसमें नहीं आने दिया जाता। इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष सड़क पे नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका कैमरा विपक्ष के पास नहीं है। आपका जो कैमरा है वो नागरिकों का चश्मा है। आपका कैमरा है कहीं और, आपका कैमरा तो अफगानिस्तान दिखा रहा है, पाकिस्तान दिखा रहा है, आपका कैमरा इंडिया में भी कुछ दिखा रहा है, तो दिन रात मंदिर मस्जिद यही सब दिखा रहा है, हिजाब बुर्का यही सब दिखा रहा है आपका कैमरा। तो आपका कैमरा बेरोजगारी दिखा नहीं रहा है, आपका कैमरा जो है वो युवाओं की खुदकुशी दिखा नहीं रहा है। फिर आप कहेंगे कि बेरोजगारी पे तो आपने कभी कुछ बोला ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए हो सकता है आप लोग जानते होंगे कि 10 साल से 15 साल से अनुपम संघर्ष कर रहे थे। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बहुत सारे जागरूक लोग नहीं जानते होंगे, मेरे काम के बारे में नहीं जानते होंगे। क्यों नहीं जानते होंगे? इसलिए नहीं जानते होंगे क्योंकि मैंने कितना भी मूलभूत मुद्दों पर संघर्ष किया हो, और मैं कुछ बातें जो दावे से कह सकता हूं, एक दिन भी हम लोग रुके नहीं, कभी आराम नहीं किया पिछले 10-12 साल में, लगातार लगे रहे। लेकिन इस देश की मुख्य धारा की जो मीडिया है उसको कभी अनुपम जैसे लोगों से कोई मतलब नहीं रहा। अनुपम जैसे लोगों से उसी दिन मतलब रहा जिस दिन अनुपम की बात से उनकी कहानी बनी हुई है, नैरेटिव है, उसमें उनको कैरेक्टर चाहिए। बेसिकली अपनी स्टोरी में कैरेक्टर जहां फिट हो रहा हो वहां पे जरूरत है। मुद्दों से मतलब कहाँ है? तो फिर विपक्ष नहीं है, फिर युवा हल्ला बोल भी नहीं था, फिर कोई छात्रों ने आंदोलन नहीं किया। एक बार अरुण जेटली ने यही बात कहा था ना, याद है आपको? जेटली साहब ने कहा कि देश में बहुत बेरोजगारी होती तो सड़क पे तो लोग होते। हमें बड़ा हैरत हुआ। मतलब हम 4 दिन पहले ही एक बड़ा सा मार्च हम लोग निकाले थे यहाँ लाल किला से लेके जंतर मंतर तक, वो हजारों की संख्या में। उसके 4 दिन बाद उन्होंने ये बात कह दिया, और उनकी बात को लोगों ने मान लिया, क्योंकि लोगों का जो चश्मा था, नजरिया था, वो मीडिया का कैमरा है। वो मीडिया का कैमरा हमारे ऊपर तो था ही नहीं, तो लोगों ने मान लिया हाँ भाई वो तो सड़क पे लोगों को होना चाहिए था।
नहीं, मीडिया वाली बात से हम सहमत हैं कि मीडिया जो है एक तरफ की चीजें दिखाता है, ये सबको पता है। वो हमेशा विपक्ष को विलेनाइज करने की कोशिश में लगा रहता है। कोई भी बात हो, सरकार भले किसी भी तरीके से कोई भी बिल लेकर के आए, मीडिया समर्थन करेगी, इसीलिए उनको गोदी मीडिया जो कहा जाता है। हम लोग तो बकायदा उस पर पूरा सेगमेंट भी करते हैं, उस पर सहमत है। लेकिन सर आप ये भी तो चीज देखिए, हमारी टीम भी ग्राउंड पे रही, और SIR और जो वोट चोरी है, ये मुद्दे जितने बड़े बन सकते थे, ये मुद्दे बने ही नहीं। जहां पे भी नीरज झा ग्राउंड पे रहे, राघव त्रिवेदी भी ग्राउंड पे रहे, वहां पे वो लोगों से पूछते थे, वो ज्यादा ही कहते थे यहाँ सड़क की दिक्कत है, ये सारी दिक्कत है, यही सारी बातें वो बता रहे थे। लेकिन जो दिल्ली में बैठे जो लोग कह रहे थे ना कि वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, SIR बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, वो नहीं बना। बहुत ही मुश्किल से होता था कि 10 लोगों से बात कर रहे हो तो कोई एक आम आदमी कहता था नहीं वोट चोरी तो दिक्कत वाली बात है। तो ये एक ऐसा मुद्दा था। और देखिए मीडिया कितनी भी पक्षपाती थी, जिस दिन राहुल गांधी ने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया था, दिखाया था, क्योंकि वो मजबूरी थी, ये इतना बड़ा टॉपिक था। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी आंदोलन सतत प्रयास से चलता है। तो एक दिन अचानक कोई बॉम्ब फोड़ना, फिर उस पर शांति हो जाना, उस पर लगातार कंटिन्यूसली काम ना होना, तुरंत एक चुनाव आ रहा है उसमें उसको मुद्दा ना बना पाना, तो ये तो कमी है ही ना, कहीं ना कहीं मेहनत में तो या तो कमी हुई है। नहीं देखिए, जैसे कम से कम चुनाव आयोग और वोट को लेकर जो सवाल है, कम से कम इस सवाल को लेकर मुझे लगता है कि काफ़ी मेहनत हुआ है। आपने ही अपने प्रश्न में पूछा था, पूरा वोटर अधिकार यात्रा इसी मुद्दे पर था। और ये ठीक बात है कि हम एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो फिर अब हम रोज़ रोज़ तो बम फोड़ेंगे नहीं। हमने अगर कुछ सवाल पूछा है तो सवाल चुनाव आयोग से है। चलिए, इसके हम बड़े एहसानमंद हो सकते हैं कि लोगों ने राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर लिया, लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करना तो पर्याप्त नहीं है ना। वो देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, भारत के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग के सामने बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन रखा है और पॉइंटेड डिमांड रखा है। वो पॉइंटेड क्वेश्चन और पॉइंटेड डिमांड को लेकर ये कोई रूटीन लोगों ने, आम कार्यकर्ता ने या मीडिया ने या किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने सवाल नहीं किया है। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया है। उनके प्रश्न का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। तो फिर से जो आपने बात कही, मीडिया वाली बात और बाकी चीज़ें, तो मुझे तो लगता है कि जो चुनाव आयुक्त हैं, जो मैं जानता हूं कि वो पत्रकारों को इनफॉर्मली बुला के कितना डीप ब्रीफिंग करते रहते हैं, रोज़ रोज़, कल भी किया है, हर दिन करते रहते हैं। तो जितने इस देश के पत्रकार हैं, सब चुनाव आयुक्त से डीप ब्रीफिंग ही क्यों लेते रहते हैं? उनसे जिस तरह से देश की, उसी आप उसको गोदी मीडिया कहे, कोई कहे, मैं उस तरह से नॉमेनक्लेचर नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो भी खुद को मुख्य धारा की मीडिया मानने वाले लोग हैं, उनको तो जब तक इस सवाल का जवाब ना मिले तब तक रोज इसी पे कार्यक्रम करना चाहिए था कि राहुल गांधी ने ये पूछा है, चुनाव आयोग का जवाब क्या है कि आप राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये पूछा, चुनाव आयोग का जवाब क्या है कि एफिडेविट पे लिख के दीजिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आप उसको कहते हैं एफिडेविट बना के दीजिए। तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक बार होगा, लेकिन उस पे सतत लगे रहने की जिम्मेदारी जो है वो तो उसी मीडिया की है ना। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उसको लोगों के बीच ले जाएं। लोगों के बीच कैसे ले जाएंगे? यात्रा करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। वो उन्होंने यात्रा भी किया। क्या और क्या बताइए, मतलब सर फोड़ ले क्या करें इसमें? क्या तरीका है? तो प्रत्यक्ष रूप से आप राजनीति में आकर ही बदलाव ला सकते हैं, ये बात मानते हैं आप? नहीं, मतलब मैं समझा नहीं आपके सवाल को। इलेक्शन लड़कर ही, हाँ, चुनाव पार्लियामेंट बनकर ही, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, जरूरी नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर ही, लेकिन सत्ता में आकर। देखिए, आंदोलन आपके, अगर आप, मैं सही समझ रहा हूँ, अगर आपके प्रश्न में आप ये पूछना चाहते हैं कि आंदोलन का रास्ता और चुनावी रास्ता जो है, तो बदलाव के लिए क्या चुनावी रास्ते के जरिए ही हो सकता है? तो देखिए, ये कुछ हद तक मैं सहमत हूँ इससे कि कोई भी जो आंदोलन होता है उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, एक सीमा होती है, क्योंकि वो इशू बेस्ड होता है। हमेशा किसी मुद्दे को लेकर हम कुछ आंदोलन कर रहे हैं, एट बेस्ट क्या होगा, हमारी बात सुन ली जाएगी, हमारी बात मान ली जाएगी। आंदोलन के क्रम में नई ऊर्जा का सृजन होता है, नया नेतृत्व निकलता है, नए लोग तैयार होते हैं, सोसाइटी की एनर्जी पॉलिटिसाइज होती है आंदोलन में। अब अगर हमको सस्टेन्ड चेंज चाहिए तो बदलाव एक झटके में नहीं ना होता है। मतलब कोई एक फैसला कहीं पे हो गया तो उससे समाज बदल गया, ऐसा तो होता नहीं है। चेंज जो है वो हमेशा सस्टेन्ड होता है। तो सस्टेन्ड चेंज के लिए सत्ता का होना, पावर का होना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और सत्ता तो हम लोग जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाले लोग हैं तो सत्ता तो चुनाव से ही आना है।
तो ऑफ कोर्स सत्ता से होगा। अब सत्ता का मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी चुनाव ही लड़े, उस तंत्र का हिस्सा बनना होगा। जेपी आंदोलन हुआ था, हाँ, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े बड़े नेता वहाँ से निकले जो छात्र थे। उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में एक राजनीति चली और जिसने पिछड़ों को उसका हक दिलाया। वैसा आंदोलन कब तक युवाओं की तरफ से हमें देखने को मिलेगा रोजगार के लिए और बेरोजगारी के अगेंस्ट? क्योंकि जब तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं होगा तब तक लगता नहीं कि बेरोजगारी की समस्या जो पिछले 45 साल में बेरोजगारी दर पहुंची है 5 के पार, वो सुधर पाएगी। तो आपको क्या लगता है कि जेपी आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा नहीं सकता है, या फिर अभी सही वक्त नहीं है, अभी और ज़्यादा बेरोजगारी की मार झेलने की? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सवाल है आपका, और बिल्कुल खड़ा किया जा सकता है, और यही वो दौर है, सही वक्त भी है, ज़रूरत भी है, और हमारी सोसाइटी में, हमारे पॉलिटिक्स में वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसके आधार पे आपने जेपी आंदोलन को एक ये बनाया, अगर लैंडमार्क बनाया है, तो मुझे लगता है कि उस मूवमेंट से भी कहीं ज़्यादा बड़े स्केल का मूवमेंट संभव है इस समय। मैं बताता हूँ कैसे संभव है। हमने पिछले 8-10 साल में कई सीमित मांग को लेकर हुए आंदोलनों को देखा है, उसके हम केंद्र में रहे हैं। अग्निपथ का आंदोलन हो, हमें तो तिहाड़ में डाल दिया गया था मोदी जी की कृपा से। उसी आंदोलन में कॉल देने के कारण उसको युवा हल्ला बोल ने आगे बढ़ाया। इस कारण से रेलवे भर्ती का बड़ा आंदोलन हुआ, 100-150 स्टेशनों पे ट्रेनों को रोक दिया था हम लोगों ने, हमारे साथियों ने। राज्यों में शिक्षक भर्ती के इतने आंदोलन हुए। आप देखिए, बहुत लिमिटेड डिमांड को लेकर जो मूवमेंट हुआ, जिसके लिए माना जा सकता है कि जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत लिमिटेड है। मतलब अग्निपथ आंदोलन क्या है? जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है ना सिर्फ। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वाला क्या था? जो रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उसी के लिए ना। यूपी, बिहार, राजस्थान में शिक्षक भर्ती का क्या है? जो सिर्फ शिक्षक भर्ती कर रहे हैं उसी के लिए ना। तो ये एक साथ इकट्ठे होकर कलेक्टिवली, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब उतने भर के लिए करते हैं तो उसकी आप स्केल देखिए, संख्या देखिए, और चुनौती, पॉलिटिकल चैलेंज क्या है हम जैसे लोगों के समक्ष? वो ये है कि ये एक बड़े युवा वर्ग को ये समझा पाना कि आपको अन्याय आपके साथ, मतलब बहुत लोगों को ये लगता है कि जिस दिन अपने गर्दन पे तलवार लटकी उसी दिन अन्याय हुआ, और दूसरे के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके प्रति एक अन्याय का बोध ही नहीं आता है। मतलब किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर पे, तब हम सरकार की तरफ हो जाते हैं, और जिस दिन अग्निपथ आता है उस दिन कहते हैं सरकार गलत कर रही है, क्योंकि मुझे सेना में जाना था। जिस दिन बैंक निजीकरण का हो रहा होता है उस दिन बैंकरों को समझ में आता है कि नहीं, ये सरकार खराब है। बाकी सब चीजों में लगता है कि ये लोग तो फिजूल में सरकार से लड़ रहे हैं। तो आप जनता को दोष दे रहे हैं क्या? नहीं, जनता को दोष नहीं दे रहे हैं। एक ऐसी राजनीति आई है जहां ये समझाया गया है कि आंदोलन जो है वो कुछ नेगेटिव चीज है, मतलब उससे कुछ रुकावट होता है। ऐसे तो समझाने का प्रयास ये हुआ है कि वो देशद्रोही हैं जो आंदोलन करते हैं। लेकिन चलिए, वो बात भले आम लोगों ने नहीं माना हो, लेकिन एक बड़े वर्ग को इस बात के लिए तो कन्विंस कर लिया गया है कि ये आंदोलन करने वाले लोग जो है ना, ये मतलब रुकावट पैदा करने वाले लोग हैं, ये कुछ मतलब नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं। एक ऐसे देश में जिसमें 2014 से पहले तक हर आंदोलन को एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ देखा जाता था। इसलिए देखा जाता था क्योंकि इस देश का निर्माण ही आंदोलन से हुआ है। भारत की स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसको हम स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं। ये कोई बैटल नहीं था, इट वॉज अ मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट। हमारा संविधान हमारे आंदोलन का प्रोडक्ट है। इसलिए भारत का समाज हमेशा आंदोलनों के प्रति बहुत सकारात्मक रहा है। लेकिन पिछले 10-12 साल में, जिसमें इस पूरे मीडिया की बड़ी भूमिका है, कि आंदोलनों को ऐसा पेंट किया गया है कि कोई भी जो आंदोलन की बात कर रहा हो वो तो मतलब ठीक है, देशद्रोही ना भी हो, रुकावट तो पैदा कर रहा है कुछ ना कुछ किसी ढंग से, ऐसा लोगों को मना दिया गया है। उसका नतीजा ये हुआ है कि जब तक खुद को ना चुभ रहा हो कुछ, हमारे अपने गर्दन पे तलवार ना हो, तब तक हर आंदोलन हमको रुकावटी लगता है। तो मैंने तो 10-12 साल में अपने युवा हल्ला बोल के साथियों के जरिए मुख्य काम ही यही किया है। बेरोजगार युवाओं को जाके कहते थे कि तुम अगर किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं हो तो तुमको भी न्याय नहीं मिलेगा। बैंक कर्मी, रेल कर्मी के निजीकरण का आंदोलन जब हम लोगों ने किया तो उन बैंकरों को हम ये कहते थे कि भाई आपको सिर्फ अपना ही इनजस्टिस दिखता है।
तो अगर ये बोध हो जाए, सिर्फ नागरिक बोध, कि हमें इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मशहूर कथन है, आज ये बात हमारे देश के लोगों को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये अगर होगा तो मैंने जो बात कही अलग अलग समूह के आंदोलनों की संख्या, ऊर्जा, स्केल किस तरह का था, आप सोचिए बेरोजगारी के खिलाफ जो इस देश में आंदोलन होगा, पॉजिटिव मूवमेंट होगा, उसका स्केल, आपने जिस जेपी मूवमेंट का जिक्र किया, उस जेपी मूवमेंट से कई गुना ज़्यादा हो सकता है। वो अभी तक अगर वो आंदोलन नहीं हुआ है, उसके लिए दोषी हमारे जैसे लोग हैं, और उसके लिए दोषी बहुत हद तक विपक्ष है। अब इसमें विपक्ष दोषी है, बाकी जो आप कह रहे थे उसका तो मैं डिफेंड कर ले रहा था जवाब। मैं आपके बिना सवाल किए कह रहा हूँ, इस देश में अगर इस समय बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन नहीं खड़ा हुआ है, तो इस देश की विपक्ष के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। नागरिक, बेरोजगार युवा खुद से निकल के आंदोलन नहीं कर सकता है, वो उसका हिस्सा बन सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो विपक्ष, कहते हुए मैं खुद को भी नहीं मतलब उसमें बरी कर रहा हूं, तो मैं तो यही प्रयास ही करता रहा हूं इतने सालों से लगातार, लेकिन उसमें अभी भी लगे हुए हैं, उसकी पूरी संभावना है, उस काम पे हम लोग आज भी लगे हुए हैं। मतलब और इस देश में आंदोलन होगा, उससे इस देश को एक नया नेतृत्व भी मिलेगा, उससे सैकड़ों की संख्या में नए लीडरशिप आएंगे, जिनको आप फिर से बिठा के सवाल करेंगे, आप तो आए थे आंदोलन में, आप कौन सा पार्टी में घुस गए। वैसे लोग आने चाहिए, ताकि आप ऐसे सैकड़ों और लोगों से ये सवाल पूछे कि आप तो आए थे आंदोलन में, आप कौन सी पार्टी। बेरोजगारी की पराकाष्ठा है, ये सही वक्त है और कब? क्योंकि CMIE की रिपोर्ट बता रही है कि 35 लाख लेबर फोर्स कम हो गया है और 90% स्टार्टअप्स बंद हो गए हैं, जिनकी वजह से 60,000 नौकरियां चली गई हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इससे ज्यादा भयावह स्थिति का और इंतजार कर रहा है विपक्ष, या युवा हल्ला बोल, या फिर नहीं, इंतजार नहीं कर रहा है। हम तो कह ही रहे हैं कि स्थिति इतनी भयावह है जिसमें एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए कहने भर से नहीं होगा, उसका प्रयास करना पड़ेगा। मैंने कम से कम, हमारे साथियों ने, युवा हल्ला बोल ने तो ये प्रयास किया है, अभी लगातार किया है। SSC का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें युवा हल्ला बोल की भूमिका थी। बिल्कुल थी। कैसे बंद हो गया वो फिर? क्योंकि वहाँ नहीं, जो आप देखिए, अध्यापक थे उन पर आरोप लगने लगे थे, जिन्होंने शुरू किया था। देखिए, मैंने, देखिए आप, मुझे जो लोग जानते हैं, आपके दर्शक, उनको पता होगा कि कम से कम ये जितने नौकरी भर्तियों के जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों को शेप देने में, उनको आगे बढ़ाने में हमारे साथियों की, हमारी टीम की किस तरह की भूमिका रही है। चैलेंज क्या आता है कि बहुत लोगों के अंदर बहुत तरह का फियर डाल दिया गया है और बहुत लोग डरे हुए हैं। मतलब जिनकी नौकरी है उनको नौकरी जाने का डर है, जो प्राइवेट जॉब में है उनकी भी नौकरी जाने का उनको डर है, जो फिल्म बना रहे हैं उनको भी डर है, जो प्रोफेसर हैं उनको भी डर है, जो व्यापारी हैं उनको भी डर है, और जिनको आप टीचर कहते हैं कई बार, जिनका सैकड़ों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। मैं तो कोचिंग माफिया कहता हूँ। हाँ, जिन अभी आपने कहा ना टीचर, मैं अभी उसको एड्रेस कर रहा हूँ। हाँ। तो वो कोई बरगद के वृक्ष के नीचे तो नहीं पढ़ा रहे हैं, बिजनेसमैन है बड़े बड़े, बिल्कुल, उनको भी डर है। तो आपको किस बात का डर है? अब क्या डर रहेगा, मतलब और क्या किया जा सकता है हमारे साथ? हमको केस मुकदमा झेल लिया हमने, आप संगठन के व्यक्ति, UAPA का नोटिस देख लिया, तिहाड़ जेल के दर्शन कर लिए, आप किस बात और 17 तरह की चीजें हैं जो मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। जो किया जा सकता था डराने के लिए, सब कुछ किया जा चुका है। जितने तरह के लालच दिए जा सकते थे, सब दिया जा चुका है। जो कुछ भी किया जा सकता था अनुपम जैसे आदमी को या तो अपने तरफ करने के लिए या कमजोर करने के लिए, वो सब किया जा चुका है। सिर्फ मुझे मारना बाकी है। एक ही तरीका है चुप कराने का मुझे। मैंने ये बात कहा था एक पूछताछ में पुलिस ऑफिसर्स को कि मुझे दिक्कत नहीं है, जेल में डाल दीजिए आप। नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। तो उनको मैंने कहा, फिजूल में आप लोग परेशान हो रहे हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं या मैं डर जाऊं, तो चुप कराने का एक ही तरीका है, मैं बताता हूं। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? वो है कि मुझे गोली मार दीजिए। मार सकते हैं तो फिर चुप हो सकते हैं, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो अब मुझे क्या डर लगेगा भाई? मतलब ये सवाल भी मुझसे वही आदमी पूछ सकता है जो अनुपम को नहीं जानता है। हमको डर नहीं लगता। और असल में तो जितनी
कठिन परिस्थिति बनती है उसमें मुझे उतनी ज़्यादा उम्मीद दिखने लग जाती है। मतलब उस मायने में थोड़ा उल्टा किस्म का आदमी हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि जितना गड़बड़ है मामला उसमें से उतना कुछ नया निकल सकता है, उतनी उम्मीद दिखती है और उसमें उतना आनंद आता है। अरे आज़ादी का आंदोलन के समय नहीं न थे हम लोग, हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, पढ़ पढ़ के खुश होते रहते हैं, अरे भगत सिंह जी, गांधी जी ऐसे वैसे। उस वक्त तो थे नहीं आप, हम भी नहीं थे। अभी आपने जेपी मूवमेंट का जिक्र किया, उस समय भी रहते, जेल में जाते तो थोड़ा गर्व कर लेते अपने जीवन पे। मतलब एक लाइफ मिला है, उसको सार्थक महसूस करते ना। तो जो लोग आज़ादी के आंदोलन के समय नहीं थे, जो लोग इमरजेंसी के दौर में भी लड़ने के लिए नहीं थे, उनके पास एक मौका है ना अभी कि मोदी जैसा आदमी मिला है। तो उसको डर क्या, उसको तो खुश होना चाहिए कि आपको अवसर मिला भाई। आप गांधी जी भगत सिंह के साथ नहीं रह सकते थे तो आज आपके पास अवसर है। आज डर गए अगर तो फिर वो अवसर खत्म हो जाएगा। आज नहीं डरे अगर तो फिर आज जैसे हम पिछले 2 उदाहरणों के साथ गिन रहे हैं इसको, आपकी अगली पीढ़ी इसको, इस दौर को भी गिनेगी और इस दौर को गिनते हुए कहेगी कि भाई आपने उस समय ये काम किया था। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने जीवन को सार्थक करने का, इसमें डरना क्या है। अच्छा, मुझे लगता है कि एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करना चाहिए और आपसे जुड़ा जो सबसे बड़ा विवाद रहा है हाल फिलहाल का चुनाव से, उस पर हमें बात कर लेनी चाहिए, टिकट वाली जो बात है। क्योंकि इस समय अगर आपका नाम सर्च किया जाए तो सबसे ज्यादा वही सारी चीजें आती हैं। जनता में क्यूरियोसिटी बहुत है कि हुआ क्या था। आपको टिकट मिलता है सुपौल से, फिर आपके खिलाफ जो है, आप कहते हैं ऐसा कि कैंपेन चलता है, कई स्क्रीनशॉट्स आते हैं जिसमें आप राहुल गांधी के अगेंस्ट कई सालों पहले, 12 साल पहले, 13 साल पहले आपने ट्वीट्स किए हैं और उसमें राहुल गांधी के, उसमें मुख्यतः प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से रिलेटेड आपके विवादास्पद ट्वीट्स वायरल होते हैं, जिसके बाद से कांग्रेस के नेता से लेकर के जो कांग्रेस कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं वो भी लिखते हैं कि इनको टिकट दे दिया गया, जानते हुए भी कि इन्होंने पहले इस तरह की बातें की हैं। फिर आपका टिकट कट जाता है, मिन्नत रहमानी आ जाते हैं और बुरी तरीके से हार होती है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है, आपका टिकट कटा, क्या राहुल गांधी से कुछ बात हुई? क्योंकि आप कहते हैं कुछ एक उसमें से फेक थे, लेकिन कुछ एक तो सही भी रहा होगा ना स्क्रीनशॉट जो है। तो क्या राहुल गांधी से बात हुई? क्या पार्टी में बात हुई? उनका क्या कहना था? टिकट आपका कटा, उसके पीछे आपको क्या लगता है ये जो कैंपेन चलाने वाले लोग थे, कौन थे, किनका डिसीजन था ये? देखिए, मुझे पार्टी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है और आगे काम करना है। और मैंने पार्टी के उस निर्णय का पालन करते हुए लग गया उस काम में। और फिर जिस दिन नामांकन मेरा होना था उस दिन फिर पार्टी ने कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है और हम किसी और को कह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो फिर मैंने उसका भी पालन कर लिया। और अगर जो बात आप कह रहे हैं कि विवादास्पद ट्वीट्स और बाकी बातें, अगर वो कोई फैक्टर होता, मेरी राहुल जी से क्या बात हुई है वो मीडिया कंजम्पशन का तो विषय है नहीं, लेकिन जो बात पब्लिक डोमेन में है उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि उसके कुछ दिन बाद मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे एनडीए के घोषणा पत्र के ऊपर कांग्रेस की प्रतिक्रिया दे रहा था। पूरे बिहार का चुनाव कैंपेन में मैं इन्वॉल्व था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, मीडिया हैंडल कर रहा था, उसी पार्टी के आदेश पे कर रहा था। तो इससे आपको समझना चाहिए कि पार्टी को या पार्टी की लीडरशिप जो है उसको सही बात समझ में आता है और क्या है। जहाँ तक बात मेरे कुछ बयान देने की बात है, ट्वीट करने की बात है, अभी हम इतनी देर से जो बातें कर रहे थे उसका एक अर्थ भी यही था कि हम तो रहे हैं हमेशा से सत्ता विरोधी। और आज से 14 साल पहले, 13 साल पहले, जब मैं 22-23 साल का, 24 साल का लड़का था, कॉलेज से निकला और इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला, और जिसकी एक अंडरस्टैंडिंग थी ट्विटर को लेकर भी, ट्विटर तो मतलब किस तरह का प्लेटफॉर्म है, दिन भर में 10, 15, 20 ट्वीट मारते रहो, उस समय वो करते रहता था। और उस पूरे प्रोसेस में उस वक्त भी मैं सत्ता विरोधी था, आज भी सत्ता विरोधी हूँ। कई लोगों को लगता है कि उस वक्त जो अन्ना आंदोलन था उसका शिकार होके मैं कर रहा था, तो ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड रख देता हूँ कि मैं आज तक कभी अन्ना आंदोलन के समर्थन में, न कभी उस आंदोलन में गया, न कभी उस समर्थन में एक लाइन लिखा। मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं हुआ था प्रभावित। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था, जब
अन्ना नहीं आंधी और देश का गांधी कहा जाने लगा, तो मुझे उस बात से दिक्कत आपत्ति होने लगी थी, उसी समय होने लगी थी। उसमें से पार्टी निकली थी, वो मुझे ठीक ज़रूर लगा था कि ठीक है भाई, नई पार्टी निकले, उसमें से काम हो, लेकिन वो आंदोलन के समर्थन में मैं कभी नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस के विरोध में ज़रूर रहा, हाल तक रहा। कांग्रेस की जहाँ राज्य सरकारें थी उसके विरोध में रहा। तो ये कोई आधार नहीं हो सकता है टिकट कटने का और ये होने का। क्वेश्चन लैंग्वेज पे टिकट, उठा था सर। हाँ, टिकट कटने का आधार इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारी ही पार्टी में और किसी भी पार्टी में कई ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले तक बीजेपी में, एनडीए में, जेडीयू में, एलजेपी में, सब पार्टियों में रह चुके हैं और वो पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या बोल चुके हैं। तो वो कोई आधार नहीं है पार्टी के निर्णय का किसी ढंग से। जहाँ तक लैंग्वेज की बात है तो मैं बहुत एग्रेसिव ढंग से और कई ढंग से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या है कि जब मुझे सिंबल अलॉट हुआ उसके 5 मिनट में ये कैंपेन शुरू हो गया, 5-10 मिनट में। तो बहुत क्लियर है कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ कई लोगों ने पहले से तैयारी करके, और मैं जान रहा हूँ कि मैं पहले से जब से कांग्रेस में हूँ तब से कुछ लोगों का इंटरेस्ट है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सब में लगे रहते हैं लोग। तो 5-10 मिनट में कैंपेन शुरू हो गया। अब 13 साल, 14 साल, 15 साल पुराने ट्वीट्स तो आपको कई बार खुद याद नहीं होता कि ये आपका ट्वीट है कि नहीं है, क्या किया नहीं किया। तो फिर जब ये आना शुरू हो गया, मुझे तो खुद पता चला 5-6 घंटे बाद, तो हमने हमारी टीम के एक साथी को कहा कि यार जो स्क्रीनशॉट चल रहा है उसका लिंक विंक निकाल के भेजो, देखें क्या है। तो भेजा जाने लगा और फिर कैंपेन चलने के काफ़ी देर बाद कई स्क्रीनशॉट्स ऐसे आने लगे जिसका लिंक ना हमारे साथी को मिलता था, ना हमारे लोगों को मिलता था। तो अब मैं उस डिबेट में, जिसका मतलब जो फिजूल की बात है, जो फिजूल का डिबेट है, ये ज़रूर रहा है कि मेरी भाषा एग्रेसिव रही है, मेरी भाषा निम्न नहीं रही है, और जो एग्रेसिव भी रही है उसमें भी परिवर्तन आया है। इंडिविजुअल उसमें भी इवॉल्व होता है। मैं तो बहुत इवॉल्व हुआ हूँ, कोई भी इंडिविजुअल होता है, आप भी हुए होंगे, हम सब होते हैं। और एक लंबी प्रक्रिया में जब हम, अब तो मैं भाषा का तो विशेष ध्यान रखने वाला व्यक्ति हूँ। मतलब हमारे साथी तो कई बार इस चीज़ को लेकर मेरा ये कहते हैं कि आप पब्लिक लाइफ में या जनरली भी, मतलब कमरे के अंदर भी जिस तरह की भाषा और जिस तरह का ये इस्तेमाल करते हैं, तो एक एवोल्यूशन का फेज़ है। एक नौजवान है, उससे पहले भी मेरे और मैं तो कई बातें हैं जो मतलब कैमरे पे कितना क्या कहूँ कि कॉलेज में लोग क्या क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, और फिर इवॉल्व होते हैं समय के साथ। और कम से कम एक बात का मुझे हमेशा से एक ये रहा है कि जब से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ तब से बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिक्स की तरफ तो कभी नहीं गया, कभी आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। सत्ता में जो लोग रहे उनके विरोध में बात रही, और कई भाषा का जो निम्न वाला जो सब आप कह रहे हैं वो तो हमको मिला ही नहीं उस तरह के ट्वीट्स हमारे। सर आपने जो बोला ना कि इस आधार पे मेरा टिकट नहीं कटा है, तो किस आधार पे टिकट कटा? नहीं, देखिए, अब आधार की चर्चा किस आधार पे मिला है ये भी मैं चर्चा नहीं कर सकता, किस आधार पे कटा है ये भी नहीं कह सकता। अब ये फैसला हुआ पार्टी में देखिए क्या है कि कई सारे सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, कई चेक एंड बैलेंस है, और कई सारी घाघपंथी भी होती है ना, कई चीज़ें हैं। और जो आप लोग जिस तरह से कहते हैं कि आंदोलन से आके आप इसमें आ गए, तो आप तो प्रश्न के लिहाज से पूछते हैं, जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि ये राहुल जी किसको पकड़ के ले आए हैं, आप क्यों लेकर आंदोलन से राजनीति में आए, ये सवाल हमने पूछा था, वो भूमिका चुनावी पार्टी में, वो भूमिका थी इस सवाल की जो अब आने वाला है। तो जब आपके जीवन में कांग्रेस नहीं थी, कोई राजनीतिक पार्टी थी नहीं, तब आपके जीवन में था युवा हल्ला बोल, ठीक है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ आपका मुख्य उद्देश्य वही होगा, आपने खून पसीने से सींचा है उस आंदोलन को, यहाँ तक लेकर आए हैं 10 साल में। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके जीवन में युवा हल्ला बोल की ही रहेगी, कैसे भी करके उस आंदोलन को लेके जाना है आगे तक। और आप अब तो ये भी समझ गए हैं कि बिना राजनीति के संभव नहीं है प्रत्यक्ष रूप से बिना चुनाव लड़े। तो जब आपका सुपौल से टिकट कैंसिल किया गया, आप निर्दलीय क्यों नहीं लड़े? देखिए, ये मतलब ये और खुशी होती। आप पूछ रहे हैं, नहीं आप पूछ रहे हैं, और आपसे ज़्यादा ये हमारे सुपौल में जो लोग थे वो भी इस बात को कह रहे थे, और वो नेचुरल ये होता है। देखिए है क्या कि मैं रूटीन टिकटार्थी नहीं था जो जिसके लिए
राजनीति का एकमात्र अर्थ चुनाव है, क्योंकि हमारी पूरी बातचीत शुरू से राजनीति को परिभाषित करने में ही लगी हुई है, हम लोगों का जो पूरा संवाद है। तो मैंने ये जिस तरह से घटनाक्रम हुआ वो बहुत ट्रैजिक था, वो बहुत उसको सही शब्द क्या है, मतलब नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसे इस ढंग से नहीं होना चाहिए। कम से कम कि आप अपने घर में हैं, 20 अक्टूबर का दिन है, शाम को दिवाली है और सुपौल में नामांकन सभा है, आप निकलने वाले हैं और निकलने से ठीक पहले इस तरह से हो, तो कम से कम मैं जिस स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से आता हूं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से हो सकता है उतना धक्का ना लगे, क्योंकि मैं उन लोगों में नहीं हूं जो चुनाव लड़ने के लिए राजनीति कर रहा है या टिकट मिला तभी उसको लगेगा कि वो कुछ मीनिंगफुल है। लेकिन टिकट का और चुनावों का आम जनमानस पे जो असर पड़ता है वो उसको आप कम करके नहीं आंक सकते हैं। वो असर मैंने देखा, एक अजीब सा असर, क्योंकि जब मैं निकला और ये फैसला लेकर निकला, और ये नहीं हुआ था कि मेरे ऊपर कोई निर्णय थोपा गया, मतलब जैसे आपके फैसले में भी क्या है कि मैं इंडिपेंडेंट कब लड़ता, जब कोई एक ऐसा टिकटार्थी होता है जो टिकट के लिए आवेदन कर रहा है, उसको टिकट नहीं मिला, उसको सिंबल मिल गया, नहीं दिया गया, वो इंडिपेंडेंट लड़ गया। यहाँ तो आई एम ए स्टेक होल्डर ऑफ द पार्टी, मैं उस डिसीजन का पार्ट हूं। अनुपम न लड़े उस निर्णय में भी मेरी भागीदारी है, तो मैं फिर इंडिपेंडेंट कहां से लड़ने की सोचने लग जाऊं। मतलब मैं उतना फॉर्चुनेट हूं कि मैं वो फैसला जो हो रहा है उस घर से निकलने से पहले मेरी टॉप लीडरशिप से बात हो रही है, हम लोग मिलके सोच रहे हैं कि क्या करें। एक परिस्थिति बनी जिसमें वैसा सिचुएशन आया जिसमें फिर मैंने कहा कि ठीक है, ये बेहतर होगा, मैं पीछे हट जाता हूं। तो इसको तो आप एक कलेक्टिव डिसीजन है ना, जिसमें मैं भी पार्ट हूं। तो जहां पे तो जो मैंने बात कहा आपको कि एक कोई रूटीन टिकटार्थी होता है जिसको सिंबल देके वापस कर लिया जाता, वो फिर चुनाव लड़ता। यह मेरी पार्टी है, मैं फैसला ले रहा हूं, किस्मत से खुद के लिए भी फैसला लेने में मेरी भूमिका है। किसी भी फैसला में किसी एक व्यक्ति की पूरी भूमिका नहीं होती है। इसमें एक तरह की परिस्थिति बनी या बनाई गई या जो भी हुआ, एक मतलब रियल पॉलिटिक्स जो मुख्य धारा की पॉलिटिक्स है, जिसका वो कह सकते हैं, आप ईमानदारी से कहे कि शिकार हुआ मैं। लेकिन शिकार होने के बाद भी जब आखिरी निर्णय लिया गया या जब तय हुआ कि अब मुझे नहीं लड़ना है, उसमें मेरा भी एक थोड़ा सा से था। तो मैं अपने से के बाद फिर बाहर जाके इंडिपेंडेंट लड़ने लग जाऊं, वो तो तब मैं करता ना जब मेरे लिए मतलब पॉलिटिक्स इज इक्वल टू इलेक्शन होता। मैं इलेक्शन के महत्व, सत्ता की बात तो कर रहा हूं, लेकिन बार बार यही तो कह रहा हूं ना कि राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। कांशीराम साहब कहते थे, तो जो इस सोच से आ रहा है, कैसे भी अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो कैसे भी सत्ता में चले जाइए, कैसे भी। तो युवा हल्ला बोल के लिए आप निर्दलीय चुनाव लड़ ही सकते थे। नहीं, और सत्ता में तो देखिए मैं बिना चुनाव लड़े भी हो सकता हूं ना। मान लीजिए हमारी सरकार आ जाती तो मैं था ना सत्ता में, हमारी पार्टी की सरकार होती, लेकिन तो वो सत्ता में होना ही होता है ना। नहीं, कहीं ना कहीं आपके जवाब से ऐसा तो लग रहा है कि आपने पार्टी को थोड़ा ऊपर रखा और युवा हल्ला बोल को कमतर। नहीं, इसमें युवा हल्ला बोल का सवाल नहीं है और युवा हल्ला बोल को कमतर करने की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं टकराव नहीं है ना। आप इसको टकराव की तरह देख रहे हैं, युवा हल्ला बोल, और मतलब आप इंडिविजुअल को युवा हल्ला बोल मान रहे हैं, पार्टी को एक अलग एंटिटी मान रहे हैं। मेरे जवाब में मैं पार्टी को अनुपम मान रहा हूं और युवा हल्ला बोल को मूवमेंट बिल्ड करने का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मान रहा हूं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो गया? जिस दिन आंदोलन की परिस्थिति बनेगी, और इसमें देखिए, इसमें हम लोगों को नाम और बैनर्स में उलझना भी नहीं चाहिए। मैं युवा हल्ला बोल में भी दिन रात ये बात अपने साथियों को कहता रहा हूं। हमारे देश की राजनीति की एक बड़ी समस्या भी ये रही है, काबिल से काबिल लोग, अच्छे से अच्छे लोग अपनी राजनीति से ज्यादा कई बार अपने बैनर को महत्व देने लग जाते हैं। युवा हल्ला बोल का जब गठन हुआ था ना, तो यही सोच कर हुआ था कि ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। मैं हर नेशनल काउंसिल की मीटिंग में इस टर्म का इस्तेमाल करता था, युवा हल्ला बोल की। आप हमारे किसी नेशनल काउंसिल मेंबर से पूछिएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल, देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए। जिस दिन लगेगा कि इसका उद्देश्य पूरा हुआ, तो बैनर को लेकर इस तरह का पॉजिटिव होने का कोई अर्थ ही नहीं, उसको नष्ट कर देना चाहिए। अगर लगेगा कि युवा हल्ला बोल नाम छोड़कर कुछ और नाम से आंदोलन हो जाएगा, तो उस नाम को पकड़ लेना चाहिए। हमने किया ना, संयुक्त युवा मोर्चा बनाया,
जब संयुक्त किसान मोर्चा ने इतना बड़ा किसान आंदोलन किया था, आप करिए, आप डेटा और फैक्ट चेक करते हैं, आप संयुक्त युवा मोर्चा सर्च करिए, आप देखिए 113 संगठनों को किस तरह हमने देश भर के संगठनों को साथ लाया। और युवा हल्ला बोल को संयुक्त युवा मोर्चा की मीटिंग में हमने कहा कि हमारे साथी अगर SYM संयुक्त युवा मोर्चा के नाम से एकजुट हो सकते हैं तो मैं युवा हल्ला बोल बोलना बंद कर दूंगा। तो अपने बैनर, अपना झंडा, अपना रंग, इसको लेकर जो वो होता है ना, कई बार वो बड़े उद्देश्य में बाधा बन जाता है। कम से कम मैं व्यक्तिगत इन चीजों को लेकर अलर्ट रहता हूं, बनने नहीं देता हूं। तो इसमें कोई कन्फ्लिक्ट का सवाल ही नहीं है। युवा हल्ला बोल का उद्देश्य था आंदोलन खड़ा करना, वो उद्देश्य आज भी है। उसमें अगर कांग्रेस या कांग्रेस की लीडरशिप फैसिलिटेट करेगी, हम लोग मिलजुल के करेंगे आगे काम। युवा हल्ला बोल का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, कांग्रेस का भी नाम लेने की जरूरत नहीं है। देश में बड़ा आंदोलन हो, देश को सही दिशा मिले, नाम में क्या रखा है? अनुपम की भी नाम लेने की जरूरत नहीं है, सुपौल के भी नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो आंदोलन कैसे खड़ा करेंगे आप? क्योंकि युवा है, आंदोलन वो तो समाज खड़ा करेगा। धार्मिक आयोजनों में, धार्मिक मेलों में अपनी भूमिकाएं निभा रहा है, किस तरह से कर पाएंगे हम बड़ा क्या आप आंदोलन जनता को दोष दे रहे हैं? हम बताइए जरा, हम आपके सवाल को और आने दे रहे हैं। हाँ। मैं इस सवाल से थोड़ा अलग आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, सब चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूलों की बात नहीं करते हैं। यूपी बिहार के जो प्राइमरी स्कूल की हालत एक करते हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि दूसरा नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पढ़ाई, कमाई, दवाई का जो नारा है, जो आजकल अलग अलग पार्टियों ने खूब उठाया है, आप फिर से, क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट हैं, आप वो चेक करिए कि उस स्लोगन को सबसे पहली बार कहाँ और कब इस्तेमाल किया गया है, किसने कॉइन किया, किसने दिया। मुझे तो मोडानी का पता है, मोडानीकरण का पता होगा, ऐसी कई चीज़ें हैं। कई सारे इस तरह के हमारे साथी मजाक मजाक में कहते हैं कि आप भारतीय राजनीति के कंटेंट प्रोवाइडर हो गए हैं। तो पढ़ाई, कमाई, दवाई में पढ़ाई सबसे पहले है। और अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। बिहार में मगध विश्वविद्यालय का इशू रहा, उसको लेकर जो सड़क पे एजिटेशन हुआ, जिसमें मैं डिटेन हुआ, कोतवाली थाने पे लाठीचार्ज हुआ, पटना में डाक बंगला चौराहे पे घेराव हुआ, वो आप चेक करिए, मगध विश्वविद्यालय का, वो युवा हल्ला बोल के साथियों का बड़ा आंदोलन था। बिहार में यूनिवर्सिटीज़ को लेकर जो डिलेड करिकुलम और जो डिलेड कोर्स का मामला है, उसको लेकर हम लोग लगातार एक्टिव रहे हैं। शिक्षक भर्ती का जो पूरा मुद्दा बना है, आप देखिए, मुद्दा जब शुरू में बनना शुरू हुआ तो वो कहाँ से बना। यूपी में जो इतने प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया है, उस पर देखिए हमारे साथी युवा हल्ला बोल के लोग कितने एक्टिव और कितने सजग रहे हैं। कहाँ देखें सर? देखिए, आप जहाँ देख सकते हैं, आप तो मतलब एक्सपर्ट हैं अगर ना। देखने की जरूरत पड़े तो फिर यही तो समस्या है ना। पता चलेगा? मैं जनता की समझ जानी चाहिए। हमारी बातचीत की शुरुआत ही यहाँ से हुई है। जनता का चश्मा आपका कैमरा है। मैं तीसरी बार ये बात बोल रहा हूँ। हम अपना काम कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में कहा कि एक दिन भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, लेकिन अगर आपका कैमरा जो है वो किसी उल जलूल चीज़ों की तरफ ही घुमा हुआ है और शिक्षा की बात करने वाले लोग के लिए स्पेस नहीं है, अगर टीवी स्टूडियो में नहीं है, टीवी डिबेट्स में नहीं है, उनके न्यूज़ में नहीं है, तो दोष उनका थोड़े ना है जो संघर्ष कर रहे हैं। कैसे करे बताइए? तो मतलब इसी में तो मैं कहता हूं, ये तो सर पटक लेने वाली बात हो गई। तय आप कर रहे हैं, माइक आपके पास है, कैमरा आपके पास है, हम ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष कर सकते हैं। हमारे लिए तो संघर्ष और चुनौतीपूर्ण हो जाता है अगर आपका कैमरा उल्टा घुमा हुआ है, हमारी तरफ नहीं है तो आपका कैमरा का इंटरेस्ट भी अगर विपक्ष में थोड़ा बहुत होता भी है तो विपक्ष की पार्टियों में होता है, आंदोलन करने वाले लोगों में नहीं होता है। वैसे मुझे हिंट देना पड़ता है हमेशा, हमारे जो साथी पत्रकार बैठे हैं कि अब हमें धीरे धीरे समापन की ओर भी जाना है। सवाल खत्म हो चुके हैं बहरहाल। सवाल खत्म हो चुके हैं, बस एक बचा है। अरे उत्तर प्रदेश का युवा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है, ये शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, आपके पास कुछ है उनका समाधान? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमको लगता है बिल्कुल एक शिक्षा विरोधी सरकार यूपी में बनी हुई है। 2017 के बाद से कोई नई शिक्षक भर्ती यूपी में नहीं आई है। मतलब इस सरकार में नहीं आई है, जो हुई थी वो अखिलेश यादव सरकार के द्वारा ही वही थी। और जो जिसका दावा कभी कभी ये करते हैं कंप्लीशन का, या कहते हैं कि हमने निकाला 68,500 और 69,000 वाला, जो असल में ये नियोजन किया गया था शिक्षा मित्रों का 1,30,000 का था, जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, वो भी अखिलेश यादव की सरकार का ही मामला था। तो
इस सरकार में ये बड़ी हैरत की बात है और बहुत चिंता की बात है कि 2017 के बाद से कोई नई शिक्षक भर्ती आई ही नहीं है। और जब आप देखते हैं दूसरी तरफ कि प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तब आपको समझ में आता है कि क्यों इनको ज़रूरत नहीं है। पिछले 10 सालों में 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं पूरे नए देश में। स्कूल बंद हो चुके हैं और ये इसलिए हो रहा है कि देखिए, जो सत्ता में अगर ऐसे लोग रहेंगे जिनकी ओवरऑल राजनीति ही ये है कि हमें युवाओं की ऐसी फौज खड़ी करनी है जो जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग ना हो, जो सवाल ना पूछ सके, जो बस ओबीडियंट बनाना है, हमें दिन रात कर्तव्य याद दिला रहे हैं। बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी भी कॉर्पोरेट्स की हमारे फैक्ट्रीज में काम कर अधिकार याद नहीं दिलाते, कर्तव्य याद दिलाते हैं हर हमेशा। सकें। इस तरह के लोग तैयार करना है और कॉरपोरेट स्लेव्स तैयार करना है जो अपने अधिकारों के लिए ना लड़े, एक शब्द ना बोले, लड़ने वाले लोगों को डिसरप्टिव माने, लड़ने वाले लोगों को नेगेटिव माने, तो फिर तो हम शिक्षा को तो नष्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो ये काम हो पाएगा। वो काम सतत जारी है, उसके खिलाफ लड़ाई भी हमारी रही है हमेशा से। और लेकिन जो आपके प्रश्न में और आपके जरिए कई और लोगों के प्रश्न हो सकता है कि आंदोलन के लोग जब मेन स्ट्रीम पार्टियों में आते हैं तो वो देखिए, फैसला सिर्फ आंदोलन के लोगों का नहीं होता है। राजनीति में फैसला कभी भी इंडिविजुअल का अपना नहीं होता है। मैं अपने बिहार में कई लोगों को, यूपी में, राजस्थान में, जहाँ जहाँ हमारी सक्रिय टीम रही है, एक्टिव ज़्यादा रही है, मध्य प्रदेश में, सब जगह पे सबको कहता था कि आप समाज के लोग जितने हैं वो हमारे 1 साल का जितना हमारे साथियों का बस घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का और आंदोलन करने का बजट है ना, उतना ही आप तैयार करिए ना। हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। आप मॉरल हाई ग्राउंड लेके तो बैठ के कुर्सी पे पूछते रहेंगे कि आप आंदोलन करते थे, पार्टी में आ गए। आप क्या चाहते हैं कि आंदोलन वो लोग करें जो अरबपति हों? समाज के लिए लड़ने वाले लोगों का साथ समाज नहीं देगा। समाज की बात करने वाले, मुद्दों की बात करने वाले लोगों को मीडिया स्पेस नहीं देगा और फिर सवाल भी पूछेगा कि आप पार्टी में क्यों चले गए। ये तो नहीं हो सकता ना। ये दोहरा चरित्र आंदोलन करने वाले लोगों का नहीं है, ये उन लोगों का है जो ये समझ नहीं पा रहा है। ये वो दौर ही नहीं है। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति जिससे इस बात को आप सबसे तरीके से पूछ सकते हैं तो वो आपके सामने बैठा हुआ है। ये दौर ही नहीं है कि कोई ये कह दे कि मैं इस पूरे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बाहर रह के इस देश में बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा और मैं किसी बड़े पूंजीपति से चंदा नहीं लूँगा, ये नहीं करूँगा, मॉरल कंपास सही रखूँगा, कोई अनैतिक काम नहीं करूँगा और उसके बाद वो कर दे। इस दौर को नष्ट कर दिया गया है क्योंकि पूरे समाज को जाति में, पार्टी में, धर्म मजहब में इस कदर बांटा गया है कि बढ़िया से बढ़िया काम करने वाले लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कह पाएंगे कि बढ़िया काम करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं आप उनके लिए। वो चाहे आप मीडिया में बैठे हुए हैं, चाहे आप समाज में किसी पीपल के पेड़ के नीचे दिन भर बैठ के अगर खैनी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है आप बैठे बैठे दिन काट देंगे, लेकिन किसी अनुपम जैसे आदमी के आंदोलन में आप जाके शरीक नहीं होंगे। शरीक कहाँ होंगे? हम फलाने जात के हैं, हमारे फलाने जात का नेता है और वो जाके कर रहा है। तो समस्या की जड़ कहीं और है, उसको समझे ढूंढे बिना समाधान नहीं निकलेगा। ऊपर ऊपर सवाल पूछते रहिए कि आप तो ऐसा काम करते थे, अब ऐसा क्यों कर लिए, ऐसा चॉइस कलेक्टिव होता है। ये क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन पे घूम घूम करके बार बार आप सर जो है उसको सर्कल आप कर रहे हैं, तो उस पर मैं एक चीज और बता दूं। ये सवाल इसलिए भी आम जनता उठाती है ना, क्योंकि किसी भी पार्टी, अगर हम पार्टी की बात करें, अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता किसी पार्टी से जुड़ता है तो जनता को लगता है कि यार इस हर पार्टी का अपना लोभ होता है, अपना मोह होता है, अपना एजेंडा होता है। सामाजिक कार्यकर्ता माना जाता है कि वो जनता के लिए सोचने वाला आदमी, जनता के लिए करने वाला आदमी है। तो जब वो किसी पार्टी से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक भय, एक डर आता है कि ये इस पार्टी के एजेंडे के लिए काम कर रहा है। तो अगर पार्टी के एजेंडे के लिए काम कर रहा है तो फिर उसी पार्टी में जाओ, सामाजिक कार्यकर्ता मत को। ये जनता का भय होता है क्योंकि जनता डसी गई है ना इन पार्टियों से। जिसको जनता कह रहे हैं वो तो खुद पार्टी में बटी हुई है ना। वो तो वोट देने का अधिकार है, किसी न किसी को तो वोट देंगे ही ना। वो सिर्फ वोट ही नहीं देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझिए इस बात को। आप जिसको सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं और उसको पार्टी से अलग कर रहे हैं, ये कहते हुए कि पार्टी में सामाजिक कार्यकर्ता नहीं होते हैं, असामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। और तो जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसके साथ जनता नहीं है, जनता पार्टी में है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता जब पार्टी में चले गए तो हम कह रहे हैं कि ये सामाजिक, मतलब ये मुझे लगता है कि अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं वो इस इंटरव्यू को दोबारा घूम के आप शुरू में जाके सुन लीजिएगा तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि आंदोलन का राजनीतिकरण ना हो। आंदोलन
आप नहीं आए अभी, मुझे दुख हो रहा है इस बात पे। आंदोलन का राजनीतिकरण होना चाहिए। इतना फंडामेंटल लेवल पे डिफरेंस है हम दोनों के बीच, आप समझिए इस बात को। दिस इज द प्रॉब्लम। राजनीतिक चेतना खत्म हो रही है हमारे देश में, युवाओं में खास तौर पे। राजनीति कोट अनकोट उसको हमने कोई नेगेटिव काम मान लिया है और रख दिया है कुछ लोगों के लिए। इसलिए मान लिया है क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में राजनीति में आए हैं जो पार्टी के नेशनल कन्वीनर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, कहते हैं मैं राजनीति नहीं कर रहा जी। हमारी गलती क्या है इसमें से बताइए। नहीं तो आदर्शवादी राजनीति की सर आप नहीं, बात कर रहे हैं, वो राजनीति होनी चाहिए सच में जो ढंग की राजनीति नहीं, अभी जो है। आंदोलनों का मकसद ही होना चाहिए कि समाज की जो ऊर्जा है उसका राजनीतिकरण हो, सही दिशा में। राजनीतिकरण सही दिशा में ही होता है, नहीं, अभी की जो अपराधीकरण ना राजनीति हो, अनैतिककरण ना हो। मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिसाइजेशन होना सोसाइटी का, ये कैसे होगा, क्या तरीका है इसका? लेट अस डिबेट, इसका क्या तरीका है। एक नौजवान, एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह सोचिए। एक नौजवान है जिसको पढ़ाई लिखाई जिसने कर लिया, कहने को उसको डिग्री मिल गई, उसके अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं है, राजनीतिक चेतना नहीं है। राजनीतिक चेतना किसके अंदर नहीं थी? हिटलर के पास बहुत काबिल इंजीनियर्स थे, राजनीतिक चेतना नहीं थी। क्या किया उसने? गैस चैम्बर बनाया उस इंजीनियर ने। काबिल लोग थे ना भाई, गैस चैम्बर कोई ऐसे ही आदमी बना सकता है क्या? ऐसे लोगों ने बनाया ना, इंजीनियर थे, डॉक्टर्स थे जिन्होंने लोगों की जान ली। राजनीतिक चेतना का विकास कैसे होगा? राजनीतिक चेतना का विकास ही आंदोलनों के जरिए होता है, और राजनीतिक पार्टियों ने आंदोलन करना बंद कर दिया है। यहां से समस्या शुरू हुई है। तो आंदोलन का काम आपने, हमने, मीडिया ने मान लिया है, ये आदमी जो राजनीतिक पार्टी में नहीं है ये आंदोलन कर रहा है। अब ये जो आंदोलन कर रहा है जो राजनीतिक पार्टी में नहीं, ये कल को जब पार्टी में आएगा तो आप कहेंगे आप पार्टी में कैसे आ गए, आप तो राजनीति नहीं करते थे। आप समझ ही नहीं रहे कि असली राजनीति वही कर रहा था। चलिए मैं और कोशिश करता हूँ समझाने की। एक जेपी आंदोलन है और एक अन्ना हजारे का आंदोलन है। दोनों के आंदोलन राजनीति से प्रेरित है ना, दोनों ही राजनीतिकरण कर रहे हैं ना। लेकिन आप दोनों को सही मानते हैं या दोनों को गलत, या किसी एक को सही किसी एक को गलत? नहीं, मैं आंदोलनों को मूल रूप से सही मानता हूँ। देखिए, किसी आंदोलन का समर्थन करना, विरोध करने के कई पैमाने हो सकते हैं। उसकी बात, मांग, डिमांड। जैसे उदाहरण के लिए मैं इस बात से सहमत नहीं था कि एक लोकपाल बन जाएगा तो देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है इस कारण से आप किसी आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन इन प्रिंसिपल आंदोलनों का समर्थन ना करना, यह तुलना ही गलत है। आंदोलन है तो ठीक, अच्छी बात है, कोई अपनी बात कह रहा है। उसमें किसी एक चेहरे को सीधा गांधी कह देना, इससे आपत्ति हो सकती है। पूरे आंदोलन को एक चेहरे पे सीमित कर देना, लाखों लोग मैं अन्ना हूं की टोपी पहन ले, मैं सबसे भ्रष्ट आदमी हूं, मैं भी पहन रहा हूं मैं अन्ना हूं की टोपी। तो कोई एक ही आदमी बनता है ना सर कि गांधी नहीं, ठीक है, कैटलिस्ट बनना और एक आदमी ही उसका वीकेस्ट लिंक बन जाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। गांधी जी का मार्च जो था वो गांधी मार्च नहीं ना था, वो डांडी मार्च था। आंदोलन को अन्ना आंदोलन होने की क्या जरूरत है? क्या आंदोलन कॉम्प्रोमाइज होते हैं? कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो जब हम कहते हैं कि आंदोलनों का राजनीतिकरण ना हो, तो वो हमारे कहने का मकसद, मतलब यही था कि कॉम्प्रोमाइज ना हो। मॉनेटरी बेनिफिट्स भी जो जुड़ते हैं पार्टियों से, मतलब उसको अलग, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरा रिक्वेस्ट बस ये है कि उसको राजनीतिकरण मत कहिए। इससे दिक्कत ये होता है कि राजनीति बदनाम होती है। समझिए ना, राजनीति को और बदनाम मत करिए कि नाम वाले लोग और नैतिक लोग को ये बोलने में शर्म आने लग जाए कि हम राजनीति करते हैं। वैसे अभी जो राजनीति हो रही है उसकी वजह से शायद नेताओं को शर्म आ रही है। राजनीति को एक एडजेक्टिव की जरूरत है। आप अगर ये कहेंगे कि हम बेरोजगारों की के लिए राजनीति करते हैं, उनके हक दिलाने के लिए, गरीबों के लिए राजनीति करते हैं, तो वो एडजेक्टिव जो गरीब और ये युवा जुड़ जाएगा, जब बेरोजगार जुड़ जाएगा तो अपने आप वो फिर डिफाइन हो जाएगा कि किस राजनीति की आप बात कर रहे हैं। तो राजनीति के साथ एक एडजेक्टिव जरूरी हो जाता है। एग्जांपल से करना पड़ेगा, बोल के नहीं करना पड़ेगा, वो ठीक बात है। अच्छा, हमें लग रहा है अब आगे चलना चाहिए क्योंकि काफी वक्त हो गया। एक सवाल है, अभी जब इलेक्शन खत्म हुआ तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, विश्लेषण करने आए हुए थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि विपक्ष भाप नहीं पाया, कुछ गलतियां किया। मैंने आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जब एनडीए का घोषणा पत्र आया था, तो नीतीश कुमार ने शायद 7 सेकंड पढ़ा था, उसका से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
और आपने बोला था इससे पता चलता है कि अगर ये लोग सत्ता में आए भी तो भी कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, बन गए। तो क्या आपने भी गलत भांप लिया था या फिर आपको लगता है कोई और कारण है? मुझे लगता है कि देखिए नीयत तो शायद वही रही होगी। और अभी नीतीश जी बन गए हैं मुख्यमंत्री। भाजपा को पता है कि बहुत ज़्यादा दिन तक शायद वो उस अवस्था में ना रहे कि उस कुर्सी पे, मतलब वो ऑब्वियस हो जाएगा पूरी दुनिया के सामने, या ये अपने मीडिया के जरिए कर देंगे कि नहीं अब तो नीतीश जी को नहीं रहना चाहिए। और 7 सेकंड वाली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो तो सच बात हो, तो फैक्चुअल बात है। मतलब अब घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ और फिर 7 सेकंड में ख़त्म हो गया। और कहने को घोषणा पत्र है, जिसकी एक घोषणा में भी 7 सेकंड से ज़्यादा लगना चाहिए। तो टिप्पणी वो थी। लेकिन ठीक है, अब जिस तरह का रिज़ल्ट आया है उसमें नीतीश जी के नाम पर सहमति बनाना मजबूरी भी हो सकती है, या चलिए मैं अंदर की बात नहीं जानता हूँ, तो हो सकता है उनकी इच्छा भी रही हो, जो भी रहा हो। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी उससे लग रहा था कि, क्योंकि सब लोग कह रहे थे ना, खुल के कह कहाँ रहे थे, तो नीतीश कुमार को कम आंक रहे थे क्या आप लोग? उनकी तबीयत को लेकर बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन फिर से अंत में वही कुर्सी पे आ गया। मतलब मुझे लगता है कि हम लोगों ने एंटी इनकम्बेंसी जितनी होनी चाहिए उनके खिलाफ, या जितनी है, या जितना फेलियर है उनकी सरकार का, उतना उनको घेर पाने में हम सफल नहीं रहे। आप कांग्रेस के पहले नेता हैं जिन्होंने नहीं कहा कि केवल वोट चोरी की वजह से वो है। आप नहीं, केवल एक चीज के कारण होता ही नहीं है ना। केवल एक चीज के कारण तो होता नहीं है ना। देखिए अब इट इज नॉट ब्लैक एंड वाइट कि कोई परिणाम आया और कोई अब आ गया तो अब हम रेट्रोस्पेक्टिव विजडम दिखाने लग जाएं कि फिर इस कारण वो हो गया उसका। बहुत बहुत लेयर्ड चीज़ है ना। मतलब वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब अगर जो 20 साल से सत्ता में थे उनके खिलाफ भरपूर एंटी इनकम्बेंसी हो जाता जितना होना चाहिए, तो फिर बाकी 5 बेईमानी करने के बाद भी हम उनको हरा देते, है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने बेईमानी नहीं की, शुरुआत ही यहाँ से हुई। मतलब घनघोर बेईमानी, इस तरह की बेईमानी, मतलब जो अक्षम्य है। मतलब कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको शर्म आना चाहिए कि वो समझ नहीं रहे। हम उस परंपरा के लोग हैं जहाँ पंच परमेश्वर जैसी कहानियाँ बचपन से हम पढ़ते हैं कि भाई जो पंच बन जाता है ना गांव में, वो एक झटके में उसका नज़रिया बदल जाता है कि अब मुझे न्याय करना है, अब इनकी भी बात सुनना है, इनकी भी बात सुनना है। आप इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पंच हैं एक ढंग से, और आप परमेश्वर क्या होंगे? आपने मतलब बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस्तीफा मांगूंगा, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। असल में किसी के पास अगर नैतिक अधिकार नहीं है अपनी कुर्सी पे रहने का, तो वो है ज्ञानेश कुमार। अगर बिहार परिणाम से कुछ निकलता है एक चीज, इसके लिए किसी समीक्षा की जरूरत नहीं है। तो इनके खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है जल्दी? बिल्कुल होगा, जल्दी होगा, एकदम करेंगे। इंतजार रहेगा हम लोगों को। तो हम कवर करने जरूर आएंगे। बाबा की मुख्य धारा की मीडिया की गारंटी हम ले नहीं सकते। हम नहीं ले सकते हैं, इतिहास की बात हम नहीं करेंगे। थैंक यू। खैर, तो कैसी लगी आपको बातचीत ये? और अनुपम सर, हम लोग हर बार चाहते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं वो बताएं कि आपको बातचीत कैसी लगी, क्योंकि हम लोग बहुत लोकतांत्रिक लोग हैं। और आप बताइए सर कि बातचीत कैसी लगी, हमें सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, इन्होंने स्वघोषित रूप से कह दिया है कि बहुत लोकतांत्रिक हैं, तो अब उस पर मैं सहमति व्यक्त कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा पूल तो है नहीं, एक ही चर्चा है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं। तो इस चर्चा में तो जरूर लोकतांत्रिक थे। नहीं, वीडियोस देख लीजिएगा। और अच्छी बातचीत हुई है। तो इस तरह की बातचीत आप लोगों को और ज़्यादा सुनना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इनको सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब भी करिए, और इस तरह की बातचीत को नए लोगों तक भी पहुँचाइए, वो भी ज़रूरी है, ताकि इनकी रीच बढ़े। इनकी रीच बढ़ेगी तो जो मैं बात कह रहा था, मेरी बात की भी रीच बढ़ेगी। मेरा भी इसमें एक स्वार्थ हो गया इस बात में। और कई बातें जो आज हुई है वो रूटीनली शायद नहीं होती होंगी, मैं जानता हूँ। कम से कम जो लोग हार्ड कोर पॉलिटिक्स की बात करते हैं उसमें नहीं हुई होंगी। और उसमें आप लोग, कई सारे लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो इस बात को समझेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। बाकी युवा हल्ला बोल के नेशनल प्रेसिडेंट थे अनुपम जी, आपसे बहुत बातचीत करने मज़ा आया। पता नहीं चला इतना वक्त कैसे निकल गया।
हूँ मैं आपको- अभी भी बहुत सारे श्रद्धांजलि मुद्दों नहीं देना है अभी। बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुई, बिहार के इलेक्शन पे बातचीत हुई, बेरोजगारी पे बातचीत हुई, युवाओं के भविष्य पे बातचीत हुई। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो कमेंट करके जरूर बता दें, हाँ। और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना और भूलें। फिर से हम लोग को इंटरव्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है पिछले कुछ दिनों में काफी ये शानदार हम लोगों में तो रहा है ये, जिस तरह से आपने हर तरीके की बातचीत हुई, और जो सामाजिक कार्यकर्ता वाले पे आप आए हैं घूम घूम करके, वो बड़ा शानदार रहा। तो कैसी लगी आपको बातचीत, जरूर बताइए। ऐसी बातचीत सुनते रहने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। अनुपम जी से कोई सवाल हो तो आप क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग अगली बार जो है जरूर इनसे वही सवाल पूछेंगे। हाँ, कमेंट बॉक्स में ट्रोलिंग नहीं करनी, गाली गलौज, हेटिंग नहीं करनी है, क्योंकि दिस इज नॉट ट्विटर। तो आप अपने सवाल लिख करके भेज दीजिए, हम लोग बातचीत अगली बार जब करेंगे तो वो सवाल भी रखेंगे आपके नाम के साथ, हम लोग वो सवाल सर से पूछेंगे, रैपिड फायर भी खेल लेंगे उन्हीं सवालों पे। बेशक। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस आते रहे, उसके लिए सब्सक्राइब करना है, कमेंट करिए, लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि यार लाइक करने लायक तो था ही। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।